दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे कंझावला। प्रसिद्ध समाज सेवी व राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह डवास जी। डवास साहब, आरक्षण हमारे देश के लिए क्या लाभदायक है और कितना नुकसानदायक है, और आरक्षण की आवश्यकता अब क्यों है हमारे देश को, जब हमारा देश पूंजीपतियों की गिनती में गिना जा रहा है मोदी जी की उससे, तो क्यों आरक्षण का क्या है, क्या कहना चाहते हो इस आरक्षण के ऊपर आप? शर्मा जी, आरक्षण जो है एक बहुत अजीब सा विषय है। आज के ज़माने में, यानी आज के टाइम में हमारे देश में मोटे तौर पे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत कुछ ज़रूरत है भी तो मैं ये समझता हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातीय आधार पर। ये भी मैं मानता हूँ कि आर्थिक आधार पर समस्या को सुलझाना इतना आसान नहीं है। क्यों कि आर्थिक आधार तो आदमी का तकरीबन हर 15-20 साल के बाद बदलता रहता है। तो सरकार कहाँ तक एक एक आदमी के पीछे चलेगी कि इसका अब आर्थिक आधार क्या है, अब आर्थिक आधार क्या है। तो भी आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए किसी भी शर्त पर। आरक्षण दरअसल हमारे देश में, ये आरक्षण शब्द जो है वो किसी मुल्क में नहीं है। हमारे देश में क्यों है, मैं उस पर थोड़ी ही 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में आरक्षण की ज़रूरत पड़ी इस वजह से कि हमारा देश लगभग 1000 साल गुलाम रहा है, और उस 1000 साल की गुलामी में कोई हमें अमीर बनाने के लिए, या कोई हमें बहुत ज़्यादा शिक्षित बनाने के लिए, या हमें कोई बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि हमारा दोनों तीनों तरह से शोषण करने के लिए आए हमारे ऊपर। और वो आए तो दो विदेशी ऐसी शक्तियाँ आई, 2 विदेशी ऐसी विचारधाराएं आई, 2 विदेशी ऐसी सभ्यताएं आई जिन्होंने हमारा दोनों तीनों किस्म का शोषण किया, सामाजिक भी, धार्मिक भी और राजनीतिक भी। सबसे पहले इस्लाम आया। इस्लाम ने हमारा आर्थिक भी शोषण किया, लूट खसोट की, और हमारा धार्मिक शोषण भी किया, और हमारी परंपराओं को और हमारे उसको सबका सत्यानाश किया। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ों ने भी आगे आकर के हमारा आर्थिक शोषण किया, और आर्थिक शोषण के साथ साथ हमारा धार्मिक शोषण किया। और इन दोनों तरह के शोषणों में, क्योंकि गुलाम रहने के माने ये हैं कि हम आर्थिक तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी हम गरीब भी हो गए, और हम कतई दिमागी तौर पे अपहज भी हो गए। इस वजह से जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो हमारे नेताओं के दिमाग में ये बात आई कि भाई इस गरीबी को दूर करने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जब उन्होंने गरीबी की बात सोची या बात चर्चा की होगी, तो हमारे बीच में हमारी 2 शक्ल उनको दिखाई दी, हमारे 2 हिस्से हुए दिखाई दिए। एक संपन्न गरीब और एक पिछड़े गरीब। संपन्न गरीब में ये संपन्न और पिछड़े जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं अपनी क्या नाम है मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था की वजह से कर रहा हूँ। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें आज से नहीं, इन अंग्रेज़ों के या इन मुसलमानों की गुलामी से भी नहीं, उससे पहले भी, थोड़ा सा पहले इस तरह की बात चलने लगी थी। जब हमारी वर्ण व्यवस्था बनी और 4 वर्ण बनाए गए, 3 वर्णों को शिक्षा दे दी, 1 वर्ण को शिक्षा भी नहीं दी, वो शिक्षा से भी वंचित रख दिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता आर्थिक दृष्टि से भी वंचित होता चला गया।
उस गरीब के तरफ जब 1947 में ध्यान गया कि भाई ये तो सामाजिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है और आर्थिक तौर पर भी गरीब है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य जो है वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए नहीं थे वर्ण व्यवस्था के नाते 1947 में या उस गुलामी के टाइम में। लेकिन जो चौथा वर्ण है जिसको वर्ण उसमें मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है, वो गुलामी से पहले ही पिछड़ा हुआ सा होने लग गया था। गुलामी तो एक बहुत बड़ा कारण है उस पिछड़ेपन का उसके का, लेकिन ये तो उससे भी पहले होने लग गया था। जैसे ये वर्ण व्यवस्था बनी होगी उसके हजार साल के बाद से ही समाज में ऊंच नीच होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ इस वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था जैसे आज भी बुद्धिजीवी लोग कह देते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था का कोई इसमें वो नहीं है, वर्ण व्यवस्था में तो ये है अब भाई जैसी जिसकी में काबिलियत हो वैसा ही उससे काम लो या वैसा ही वो काम करे। लेकिन ये बात उस वक्त बड़ी अच्छी लगी होगी और बड़ी कामयाब रही होगी, लेकिन आज के टाइम में या आज से 2000 साल पहले से हर आदमी अपनी उस काम की वजह से पहचाना जाने लगा, उसका नाम उसी काम की वजह से मान लो नाम लिया जाने लगा। जैसे चमड़े का काम करने वाले को चमार कहा जाने लग गया, तो इसमें क्या काबिलियत और वो देखी जाएगी। जब वो चमड़े का काम उसका बाप कर रहा था, वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसको चमार का लड़का कहने लग गए, तो उसमें ये कहाँ आया और किसने रोका किसी को अब भैया भी इस लड़के को चमार का मत कहो। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था ही सबसे बड़ी बीमारी है। इस आरक्षण का कारण सबसे बड़ा जो मैं महसूस करता हूँ वो हमारी वर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार में जो मंत्री बैठे वो 289, 90, 91 जैसे भी संविधान सभा में थे, उन सब का वो सब एक पलड़े में थे और नेहरू अपना अकेला एक पलड़े में था। तब भी शायद नेहरू का पलड़ा भारी था और उसकी वजह यही है कि कांग्रेस 1885 में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने हमारी भलाई और हमारी तरक्की और हमारे संपन्नता के लिए नहीं की थी, हमें बल्कि गुलाम बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था खड़ी करने का अंग्रेज़ों ने विचार बनाया था कि एक ऐसे अंग्रेज़ों के यानी हमारे दलाल ऐसे हिंदुस्तानी आ जाएं जो हिंदुस्तानियों को यानी हर तरह से सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, दिमागी तौर पे दबा के रखें और हमारी सत्ता के ऊपर कोई उंगली ना उठने दें। और उसमें 1885 में कांग्रेस का वो किया गया और कांग्रेस के पहले 5 अध्यक्ष जो थे वो अंग्रेज़ हुए हैं। अगर वो हमारे लिए बनाई थी तो हमारा ही अध्यक्ष बनाते पहले ही, लेकिन 5वां 6ठा अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया और मोतीलाल नेहरू को इसलिए बनाया कि मोतीलाल नेहरू अंग्रेज़ों का पिट्ठू था और अंग्रेज़ों का एजेंट था, अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। अंग्रेज़ों को ही वो हर तरह से अंग्रेज़ों की अय्याशी के लिए और उसके लिए बंदोबस्त करता था, इसलिए मोतीलाल नेहरू की वकालत भी बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रही थी उस टाइम में। और उस टॉप पर चलने की वजह से अंग्रेज़ों ने भैया हमारा सबसे बड़ा एजेंट और सबसे बड़ा हमारा पिट्ठू है, इसलिए 1905 के आसपास, मुझे सारे ये सन वन याद नहीं है अब, 1905 के शायद आसपास समझो आगे पीछे इस मोतीलाल नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और फिर मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल विदेश से जब बैरिस्ट्री करके आ गया तो मोतीलाल नेहरू ने इसको कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में यानी उसी दलाली में या उसी एजेंटी में मालूम एक्टिव कर दिया। अब भाई तू अंग्रेज़ों के अब जितने भी उस वक्त के कांग्रेसी थे उनमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पे बात कर रहा हूँ कि उस वक्त हमारे देश में इतनी गरीबी थी, इतनी असाक्षरता थी, इतना अनपढ़पना था कि हम दिमागी तौर पे भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जब इतनी गरीबी की मानसिकता या उस गरीब गुलामी जैसी मानसिकता तो आज भी कांग्रेसियों में है।
जो उसी परिवार के आज इतना सब कुछ देखते हुए भी मोदी जी का इतना विकास। और अभी ठीक है, मोदी जी की आप तारीफ नहीं करनी चाहते, लेकिन इन हवाई अड्डे और ये एम्स वगैरह और ये इतनी सड़कें वगैरह और इतना सब कुछ बन रहा है, इनको कैसे इनकार कर सकते हो कि ये ना बन रहा। बात मोदी जी की तारीफ की नहीं है, बात इस बात की है कि विकास जो तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है, जमीन पे हो रहा है, दिखाई दे रहा है अंधे को भी, उसको भी नहीं मान रहे हैं और उस परिवार के पीछे लगे हुए हैं जो परिवार खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की जय बोल रहा है। तो कुल मिला करके बात इतनी नहीं है, बात इस बात की है कि उस वक्त का कांग्रेसी जो कांग्रेस के साथ अटैच हुआ, दो तरह के आदमी कांग्रेस के साथ अटैच हुए, दो तरह के आदमी कांग्रेस के साथ अटैच हुए। पहला वो जो जिनके पेरेंट्स, जिनके घर वाले, जिनके रिश्तेदार अंग्रेजों के पिट्ठू थे। बुरा मानना हो किसी को तो बेशक माने, लेकिन मैं अपनी गुस्ताखी की माफ़ी भी मांग लेता हूँ आपके माध्यम से। मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन वे आदमी जैसे मान लो कि मैं भाई ने बुरा ना लगे, क्या नाम है, सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल के पिताजी क्या थे? सरदार पटेल के पूर्वज क्या थे? वो बहुत बड़े अमीर थे। अगर अमीर ना होते तो सरदार पटेल विदेश से बैरिस्ट्री करके आते क्या? और वो अमीर थे तो अंग्रेजों की मेहरबानी से थे। तो सरदार पटेल जी की माफ़ करना, मैं सरदार पटेल जी का मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आज मोदी जी ने बल्कि वहाँ 1000 फुट की उनकी वो स्टैचू बना करके बहुत ही ज़्यादा सम्मानित कर दिया। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ, लेकिन मुझे आज कहना पड़ रहा है, मिसाल के तौर पे नाम लिया है मैंने, किसी और आधार पर नाम नहीं लिया। इसी तरह से जितने भी वहाँ कांग्रेस के मुख्य नेता थे, जो आज हम जिनको मुख्य नेता समझते हैं, वो सारे इतने बड़े घरों के थे, और या फिर इतने गरीब थे अब जिनका गुजारा भी नहीं हो रहा था। कांग्रेस में जितना बिहार का आदमी है उतना हरियाणा का क्यों नहीं है? कांग्रेस में जितना पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी उतना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का है, वहाँ पेट भरता है आदमी का, गरीब बेच सकता लेकिन भूखा नहीं रह था। हरियाणा में इसलिए कांग्रेस का वो इतने लोग कांग्रेसी नहीं बने कि यहाँ भी आदमी भूखा नहीं मरा उस गुलामी में भी, जैसे भूखा बिहार में मरा, आज भी मर रहा है शायद, जैसे भूखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मरा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का ही आदमी कांग्रेस में क्यों ज़्यादा था? गरीबी की वजह से था, और गरीबी की वजह से था तो उनका कुछ ना कुछ खान पान का या कपड़े लत्ते का जो भरण पोषण का बंदोबस्त जो है वो कांग्रेस से होता था। कुर्ता धोती चप्पल तो जरूर कांग्रेस से, वो जो कौन सा आश्रम है जहाँ गांधी पढ़ा रहा करता, वहाँ से पूरा होता था कांग्रेस से, और कांग्रेस को पैसा देता था मोतीलाल नेहरू। इसलिए मोतीलाल नेहरू की पैसे की वजह से, इसलिए मोतीलाल नेहरू की वजह से जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस में इतना दबदबा रहा। आज कांग्रेस का नाम और नेहरू खानदान का नाम बराबर तोला जाता है, वरना कांग्रेस अगर जनता का संगठन होता, हिंदुस्तानियों ने बनाया होता, अपनी आज़ादी के लिए ही बनाया होता, तो नेहरू खानदान का इतना दबदबा ना होता इस पार्टी में। आज पार्टी पीछे है, पहले नेहरू खानदान है। कांग्रेस को बेचारी को कोई कुछ नहीं कह रहा, जो कुछ भी है वो आज का ये राहुल है। तो कुल मिला करके ये सब बातें ऐसी वो हैं कि ये बातें ना आपको किसी किताब में मिलेंगी, ना ये बातें आपको किसी अखबार में मिलेंगी, ना ये बातें आपको किसी नेता के पास मिलेंगी, ना ये बातें आप पब्लिक में कहीं सुनोगे। अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि ये सब बकवास है, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, आपको ये कहने का भी अधिकार है। और अगर आपको बकवास करने का अधिकार है तो मुझे तो 100% अधिकार है कि मैं ये कहूँ और बताऊँ लोगों को। तो कुल मिला करके आरक्षण की ज़रूरत वहाँ पड़ी आके, अब भाई ऐसा हमारे यहाँ एक तबका है
जो बना हुआ था, मनुस्मृति ने जो बनाया हुआ था। क्या आरक्षण की से हमारा देश में जातिवादी भेदभाव खत्म हो सकता है? आरक्षण हटाने से जातिवाद भेदभाव 50% या 40% या 25% ही खत्म होगा। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि आरक्षण खत्म कर देना ही काफ़ी नहीं है, हमें मनुस्मृति में से वर्ण व्यवस्था वाला चैप्टर भी निकालना पड़ेगा। जब तक वर्ण व्यवस्था वाला चैप्टर दोहराया जाता रहेगा मनुस्मृति, कुल मिला के जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पे कुरान एक पवित्र किताब मानी जाती है इस्लाम में, और कुरान में जो 26 आयतें हैं जिनमें 26 अल्लाह 26 बार मुसलमान को ये हिदायत देता है, ये हुक्म देता है कि तुमने गैर मुसलमान का कत्ल करना है। 26 बार हुक्म देता है। अब जब तक वो 26 आयतें किताब में हैं, उस वक्त तक कम से कम हम तो उसको पवित्र ना कह सकते। जब हमारे ही कत्ल की बात हो रही हो तो हम उसको पवित्र कैसे कहेंगे? हमारे एक वसीम रिजवी थे जो क्या नाम है, शिया बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कोर्ट में इस बात के लिए मुकदमा करा, अब ये 26 आयतें निकाल दो। हमारे देश, हमारे दिल्ली की या कहाँ की हाई कोर्ट ने भी 1986 में शायद 1986 में हमारे देश की हमारे हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये आयतें जो हैं आपस में घृणा पैदा करती हैं, भेदभाव पैदा करती हैं। उसने भी सुप्रीम कोर्ट ने बजाय कुछ फैसला देने से उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बात आरक्षण की भी है, तो मैं मिसाल के तौर पे वो कह रहा हूँ। आरक्षण में भी ऐसा ही वो है कि आरक्षण में जब तक हमारे देश में मनुस्मृति है, और मनुस्मृति से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन उसमें जो वर्ण व्यवस्था का चैप्टर है वो आज के युग में कम से कम उस वक्त फायदेमंद रहा होगा जब महाभारत के बाद। दरअसल इस मनुस्मृति के बारे में आज तक कोई विद्वान ये नहीं बता सका है कि मनुस्मृति लिखी कब गई। मेरी खोज ये कहती है कि मनुस्मृति महाभारत के बाद भी 2-2.5-3 हज़ार साल बाद लिखी है, और वो इसलिए मनु जी ने लिखी है कि उस वक्त ऋषि मुनियों ने ये मान लो कि सोचा होगा या आपस में बैठ कर बात की होगी कि भाई महाभारत की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कहना बहुत आसान है, 18 दिन युद्ध हुआ और भाई बड़ा ये हुआ, 18 लाख सोना सेना खपत की है, लेकिन 18 लाख सेना खपतना और 18 दिन युद्ध होना उस वक्त का, जिसमें कृष्ण जी भी शामिल हों, अर्जुन जैसे योद्धा हों, उस वक्त के 18 दिन में मेरा अपना विचार ये है कि सामाजिक सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई होंगी, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होंगी। हर आदमी सोच के तो देखे कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई होंगी, समाज गति अस्त व्यस्त हो गया होगा, कोई गांव, कोई घर, कोई सब कुछ हो गया। उस सारी अस्त व्यस्त व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि कोई बंदोबस्त किया जाए, और उस बंदोबस्त में मनु महाराज ने एक ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम मनु महाराज के ऊपर ही मनुस्मृति नाम रखा गया। तो मनुस्मृति में समाज की उस अस्त व्यस्त मामले को, सभी जो तितर बितर हो गया, उस मामले को व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तरह से बहुत अच्छे वो लिखा हुआ है। लेकिन उसमें बस एक कसर रख दी, उसमें ये और लिखना था कि इसको ना मानने वाले की भी ऐसी तैसी करी जाएगी, जैसे कुरान में लिखा हुआ है।
कुरान में ये लिखा हुआ है कि इसे ना मानने वाला भी वाजिब कत्ल है। तो मनुस्मृति में भी लिख देता है मनु कि इसको ना मानने वाला जो है ना वो समाज में या सरकार में या उसमें कति वांछित नहीं है, उसे कति वो किया जाए तो शायद व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाती। इसके उसमें ये जो वर्ण व्यवस्था करी यहाँ ये गड़बड़ रहेगी। 3 आदमियों को, एक आदमी को विद्या दे दी। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि जो सबके पढ़ने के सबको मिलनी चाहिए थी, वो चारों भाइयों को मिलनी चाहिए थी। एक ही भाई को क्यों दे दी विद्या? एक भाई को इस मकान की, एक भाई को सुरक्षा करने का काम दे दिया। वो खावे है और सो जा है, खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है। जब कोई दुश्मन आता है, जब लड़ता है तो एक लड़ता है, 3 घर में सोते रहते हैं। हमारी 1000 साल की गुलामी का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लड़ा तो क्षत्रिय लड़ा और 3 जो है वे आराम से सोते रहे। अपना कोई घंटी बजाता रहा, कोई अपना तराजू बजाता रहा, कोई अपना झाड़ू देता रहा। अगर चारों इकट्ठे होकर लड़ते तो ये देश गुलाम ना होता। लेकिन हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात ये हमारी गुलामी का कारण का कि ताकत वाले आदमी में घमंड भी बहुत जल्दी हो जाता है, और जब घमंड हो गया तो आपस में भी उनकी फूट होगी, जितने भी वो ताकत वाले थे, और उस फूट ने भी सत्यानाश कर दिया इस देश का आज तक भी। तो कुल मिला करके ये व्यवस्था ऐसी है कि ये 1-2 घंटे में ना बताई जा सकती, ना समझाई जा सकती, और ना किसी से कही जा सकती। और अब मैं क्या करूं, मेरे जितना छोटा आदमी और इतनी बड़ी बात कर रहा है, छोटा मुंह और बड़ी बात की कहावत में आ जाऊंगा, और भाई कोई मेरी इस बात की परवाह नहीं करेगा। और मोदी जी को तो परवाह करने की आदत भी नहीं है कि वो समाज के किसी व्यक्ति की बात की कुछ परवाह भी कर लें। कुल मिलाकर के ये है कि आरक्षण जो है वो इन सारी व्यवस्थाओं की वजह से इस देश में आरक्षण की ज़रूरत पड़ी, वरना दुनिया के किसी देश में आरक्षण नहीं है। अब सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मैं अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा। सरकार को तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो सरकार कुल मिला करके धार्मिक 3 जो हमारे शंकराचार्य हैं, एक तो वो बोगस शंकराचार्य है, झूठा फ्रॉड है, 3 शंकराचार्य और एक कोई महामंडलेश्वर और एक प्रधानमंत्री, 5 आदमी बैठ के पहले तो धार्मिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी प्रधानमंत्री दोनों तरफ से प्रतिनिधित्व करें, सामाजिक भी और क्या नाम है राजनीतिक भी, और वे चारों धार्मिक प्रतिनिधित्व करें। और ये 5 आदमी बैठ के मनुस्मृति में से ये निकाल दें वर्ण व्यवस्था का चैप्टर। वर्ण व्यवस्था का चैप्टर निकालने के बाद अगर आरक्षण भी हटाया जाए तो इस देश में अगले 5 साल में, 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा ये जात पात का भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो क्या कहते हैं, वो एक चंद्रशेखर रावण जैसा जो नेता हरिजनों हिंदुओं को गाली दे दे के, हिंदुओं को गाली दे दे के और हमारे ग्रंथों को गालियां दे दे के और जो नेता बना हुआ है मुसलमानों की बोलेगा। मुसलमानों को तो हमारे किसी भी हिंदू को लिफ्ट देने की आदत है कि वो अब लिफ्ट देते हैं तो उन मुसलमानों का पक्ष जो है भारी होता है, उनका पक्ष मजबूत होता है। तो वो जो वो है उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी। और फिर बोलती बंद भी बात ज़बरदस्ती की नहीं है, जब उनके जख्म पे मरहम लग जाएगा। आज हरिजन हमारा क्यों भड़क रहा है, वो हरिजनों को क्यों भड़का रहा है? वो इसलिए भड़का रहा है कि हमारे समाज में मनुस्मृति की वजह से सचमुच उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अब नहीं हो रहा, पिछले 50, 60, 70 साल से, तो 1947 से पहले तो हुआ है। हम उसको क्यों भूलते हैं? हम कभी ये क्यों समझते हैं कि हिंदुस्तान तो 1947 के बाद ही चलने फिरने लगा है और ये तो उसके बाद ही जिंदा हुआ है। उससे पहले भी तो हिंदुस्तान था। उस हिंदुस्तान में क्या होता था? तो कुल मिला करके आरक्षण जो है वो आरक्षण का हटाने का
पूरा से पूरा फ़ायदा ये होगा कि पहले मनुस्मृति से वो हटाया जाए। एक वकील बहन जी ने ये बात रखी थी, मैं उसी पे मैंने लिखा भी है, अपना एक बहुत बड़ा वो भेजा है, पोस्ट भी भेजी हुई है, लिखा है इसमें, तो वो उनकी बातों पे लिखा है। मैं उनको भी आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस बात की डिमांड मत करो कि भाई आरक्षण को मान लो आर्थिक आधार पे किया जाए। आर्थिक आधार पे मैं इस बात के लिए उनसे सहमत हूँ कि आर्थिक आधार पे ये है, अब भाई गरीबी उस 1000 साल की गुलामी ने पूरे हिंदुस्तान को गरीब कर रखा था। 99% आदमी जो है वो गरीब थे, चाहे वो हरिजन हो चाहे वो बिना हरिजन हो। 99% आदमी गरीब थे। हाँ, हरिजन जो है वो उससे भी ज़्यादा गरीब थे, ये मान लिया। लेकिन 1% आदमी वो अमीर था जो अंग्रेज़ों का या पिट्ठू था, वो क्या नाम है, या बाद में कहूँ 1885 के बाद में कहूँ तो जो कांग्रेस का मैं नेता किस्म से या कांग्रेस का करता धरता था, वही आदमी कुछ संपन्न था, ना तो और बाकी कोई आदमी अमीर नहीं था, सब गरीब थे। तो कुल मिला करके ये है कि आरक्षण ख़त्म करने का अगर पूरा, मैं वकील साहबा उस बेटी से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि वकीलों में अपनों में बात करो, पहले आरक्षण को ख़त्म कराने से पहले, आरक्षण को भी आर्थिक आधार पर भी कराने से पहले वर्ण व्यवस्था में का चैप्टर जो है मनुस्मृति से निकालने का मान लो आप बात करो। जब वर्ण व्यवस्था का, क्योंकि मैं आपसे ये